सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बीमी सूत्र क्या होते हैं, बीमा क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाएं क्या क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चौथा टॉपिक हम लोग का है बीमी समअंगिकता का सिद्धांत क्या है और इसकी यूजेस क्या है। ठीक है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बीमी समअंगिकता का सिद्धांत क्या है। तो बीमी समअंगिकता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी भौतिक राशि के सूत्र में बाएं पक्ष व दाएं पक्ष की बीमाएं एक समान होनी चाहिए और यदि समीकरण में क्या हो, एक से अधिक टर्म्स हो तो जुड़ने और घटने वाले जो टर्म्स होती हैं उनकी भी बीमाएं समान होनी चाहिए। बेसिकली आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्या कह रहा है कि भौतिक राशि के सूत्र में यदि हम कोई भी फार्मूला ले लें, फिजिकल यानी कि फिजिकल फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, और आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी कि गति के नियम के गति का समीकरण क्या होता है। 3 समीकरण होते हैं, तो उनमें से जिनमें एक से अधिक टर्म हो वो फार्मूला एक लेते हैं और एक ऐसा फार्मूला लेते हैं जिनमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में केवल एक एक टर्म्स हो। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में केवल वन टर्म्स हैं और वहीं पे यदि हम गति के समीकरण की बात करें तो u प्लस ए टी, यानी कि इसमें क्या हो गया कि 2 टर्म्स हो गया। ये आज दोनों इक्वेशन आपको इस डिफिनेशन को फॉलो करेंगे। कैसे, आप देखिएगा किसी भी भौतिक राशि के सूत्र में बाएं पक्ष व दाएं पक्ष दोनों की बीमाएं एक समान होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका बीमा और इसका बीमा दोनों समान होना चाहिए। सेकंड में क्या कहेगा कि यदि किसी समीकरण में कई पद हों, यदि किसी इक्वेशन में कई टर्म्स हों, यानी कि एक से अधिक टर्म है और लेफ्ट में केवल एक ही टर्म्स है, तो प्रत्येक जुड़ने अथवा घटने वाले पदों की बीमाएं भी, यानी कि जो जुड़ने वाले और घटने वाले पदों की जो बीमाएं होती हैं वो भी एक समान होनी चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशन को इस फार्मूले में लगा देना तो हम लोग कहेंगे कि ये बीमी समअंगिकता का सिद्धांत सत्य है। ठीक है, तो आइए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल से यदि हम देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेसिकली एक वर्क है। तो वर्क का हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T/-2, यहाँ पे 2 होता है, mL/2 T/-2 होता है और ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो हाफ है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप जब पढ़ेंगे कि बीमी विश्लेषण की सीमा क्या होती है तो वहाँ पे जो बीमा होता है वो कांस्टेंट वैल्यू को यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे mv स्क्वायर की बीमा भी इसके समान होनी चाहिए। ठीक है, तो m क्या है, मास है, तो मास को कैपिटल M और v वेलोसिटी के घात 2 है। वेलोसिटी का क्या आता है, L/T/-1 होता है, L/T/-1 होता है और इसके घात 2 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि m और यहाँ से हटाएंगे L/2 T/-2, जो कि यहाँ पे और ये दोनों क्या वैल्यू बराबर है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे किसी भौतिक राशि की बाएं और दाएं पक्ष की बीमाएं समान हो गई। यदि एक से अधिक टर्म्स हैं तो इसका क्या करेंगे, यदि एक से अधिक किसी भी इक्वेशन में टर्म्स हैं तो यहाँ पे हम करेंगे कि v इज इक्वल टू हो जाएगा u के और यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा at के। ठीक है, ये हमारा समअंगिकता सिद्धांत कहता है। तो ये वेलोसिटी बराबर u और वेलोसिटी बराबर at, यानी इसका बीमा ये इसके बराबर होना चाहिए और इसका बीमा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की यहाँ पे देखिएगा u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये क्या है, दोनों बेसिकली वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, L/T/-1। ठीक है, यानी कि v का L/T/-1, तो यहाँ पे देखिए v का क्या हो जाएगा, L/T/-1 और ये इक्वल टू हो जाएगा a का क्या होता है, एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसका हो जाएगा L/T/-2 और इनटू में हो जाएगा t। तो यहाँ पे t की घात 1 है, यहाँ पे t-1 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो L/T/-1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा L/T/-1, ये क्या हो गया, v बराबर at, ये भी दोनों सिद्ध हो गया और v बराबर u ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये है बीमी समअंगिकता का सिद्धांत है। यही होता है बेसिकली बीमी समअंगिकता का सिद्धांत। और ये जो हमने पढ़ी है ये सारी इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका यूजेस क्या, आप इसको समझ गए, बहुत ही आसान है बीमी समअंगिकता का सिद्धांत।
अब इसको देखिएगा, इसके यूजेस क्या हैं। बीमी समांगता का सिद्ध उपयोग हम लोग तीन चीजों में करते हैं। फर्स्ट, समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। जैसे हमारी इक्वेशन ये है तो हमको इसकी बीमा निकालकर इसकी बीमा निकाल के दोनों के इक्वल कर देना है, तो हम कहेंगे कि सत्यता समीकरण की सही है, सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। जैसे मैं कहूँ कि जो डेंसिटी होता है वो मॉस और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां पे हम कहेंगे कि उन दोनों यानी कि उस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूले के आधार पर हम लोग उसको डिराइव करेंगे। यहाँ पे देखिएगा थर्ड क्या करें, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में चेंज करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल 10⁷ अर्ग। ये और भी होती है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। यानी कि एमकेएस से सीजीएस में चेंज करना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे आता है, तो ये हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये करना है कि इन तीनों का हम लोग एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन तीनों टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि बीमी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। जैसे यदि हम एग्जांपल के तौर पे लें तो इसको क्या करना है, लिखना है, बस इसको समझना है कि यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था कि यदि जुड़ने और घटने वाले पदों की संख्या एक से अधिक है तो क्या करेंगे कि यस बराबर क्या हो जाएगा, यूटी, और यहाँ से यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एटी, ठीक है। अब यहाँ से यस बराबर यूटी का निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, यस बराबर यूटी, यस क्या है, यस एक डिस्टेंस है यानी कि दूरी बराबर होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, विस्थापन क्या हो जाता है, एल हो जाता है, कैपिटल एल इक्वल टू यूटी। यू क्या है, इनिशियल वेग है, तो यहाँ के एल टी पे -1, और यहाँ से टी क्या है, टाइम है, कैपिटल टी। अब यहाँ देखिएगा टी पे होना है, टी पे -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से एल इक्वल टू एल आ जाएगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है। इक्वेशन 2 से देखें, इक्वेशन 2 से यदि हम फाइंड आउट करें, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे हाफ क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से l इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ क्या है, कांस्टेंट है, a का निकालना है, s एक्सेलरेशन का मैंने बताया कि एल टी पे -2 होता है, और t की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि हमारा क्या है, जो s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा दोनों पक्षों की बीमाएं समान है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है। सो अब हम लोग देखने वाले सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसको कैसे करेंगे कि मैंने इसके पहले बताया है, अभी जस्ट वीडियो में ही बताया है कि कोई भी एक भौतिक राशि होगी जो अन्य भौतिक राशियों पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। आप यहाँ देखिएगा, जो सरल गोलक का आवर्तकाल डी है कैपिटल, ये गोलक के द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो जब निर्भर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो टी है उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे एम, एल और जी के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू कर देंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के एम, एल, जी लिख देंगे, और इन भौतिक राशियों की घातें ए बी सी, यानी कि ए बी सी और भी डी ऐसे लगाते चले जाएंगे, और इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। अब इसमें हमको क्या करना है कि इन पदों का क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है, और यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 1 में रख देंगे, और के की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे टी का है, आवर्तकाल है, टाइम है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। ये इक्वल किसके हो जाएगा, अब यहाँ से ए को छोड़ देंगे। एम क्या है, एम क्या है, मॉस है, तो यहाँ पे कैपिटल एम और की घाते ए है, ठीक है। उसके बाद एल लेंथ है, बी, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एक प्रकार का क्या है, एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी पे -2 होता है, ठीक है।
और इसके घाते क्या है, c है। अब यहाँ पे देखिएगा m पे a, l पे b और l पे c और d पे -2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों l जुड़ जाएंगे तो m पे a, l पे b प्लस c और d पे -2, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे कैपिटल T है। अब देखिए कैपिटल T पे 1 है तो m पे 0 होगा, l पे 0 होगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m पे 0, l पे 0, t, चूंकि हमको कंपेयर करना है तो m पे a, l पे b प्लस c और d पे -2। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में घातांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातांकों की तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, यहाँ पे m के आते a है, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातांकों की तुलना कर रहे हैं, m a के बाद 0 हो जाएगा। b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, l पे क्या है 0 और t पे -2 है, यहाँ पे t पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा t पे क्या आपका यहाँ पे गुणा करना है ना c से, यहाँ से c से गुणा करना है तो इस पे 2c हो जाएगा, माइनस का 2c, तो यहाँ पे -2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, a बराबर a की वैल्यू निकल गई और यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें तो c इक्वल टू -1/2। ठीक है, c इज इक्वल टू -1/2 और c की वैल्यू इसमें रख दें तो हमको b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b बराबर 1/2। ठीक है, b की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू निकल गई और a बराबर 0 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहां से लिखेंगे a b c की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, a b c की मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, m पे क्या हो जाएगा 0, l पे 1/2, b की वैल्यू क्या है 1/2 और c पे g पे माइनस का 1/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे m पे क्या है 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू में 1, l पे 2 है तो क्या हो जाएगा रूट में l हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट में g हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा k अंडर रूट l अपान g हो जाएगा। अब यहाँ से जो k है एक बीमा विहीन क्या है, कांस्टेंट नियतांक है, बीमा विहीन नियतांक कांस्टेंट है, बीमा विहीन नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो होती है 2 पाई होती है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपान g। ये होता है आपका सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला जो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो ये होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे से हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किया हमने, जो भौतिक राशि जिस पर डिपेंड कर रही है उसको प्रोपोर्शनल के अनुसार लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देंगे, उसके बाद बीमा निकालेंगे, बीमा निकालने के बाद घातांकों की तुलना कर लेंगे, घातांकों की तुलना करके एबीसी निकालेंगे, एबीसी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है आपका फार्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक क्या था हम लोग का, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में चेंज करना, जैसे एक जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ये कैसे किया जाता है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसे स्टेप देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण में लिया कि एक जूल कार्य को सीजीएस प्रणाली में चेंज करना है। इसमें देखिए प्रणाली क्या होता है कि एमकेएस से सीजीएस में जाना, एमकेएस से एफपीएस में जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो जूल होता है ये बेसिकली एमकेएस मात्रक है, यानी कि एसआई या एमकेएस सिस्टम है,
और यहाँ CGS जो है CGS है, यानी कि MKS से हमको किस में जाना है, CGS में जाना है। ठीक है, तो MKS से यानी कि जो यहाँ पे दिया रहता है इसको N1 से, N1 नहीं, इसको U1 से दर्शाते हैं और इसको जिसमें जाना रहता है U2 से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये होता है कि N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2, ये बेसिकली आपका फार्मूला है। इसकी हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे और कैसे करेंगे आगे देखते हैं। और यहाँ से हम N2 निकालना चाहें, जहाँ पे N2 जो है हम क्या करना है, वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना है इसमें जो जाना है CGS में उसका मान है। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू U1 अपान U2 हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा आपका। तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जूल जो है क्या है, MKS पद्धति है, अतः इसका जो बीमा होगा इसे U1 से दर्शाएंगे। U1 इक्वल टू कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की जो बीमा होती है ML/2 T/-2 होती है। ठीक है, और यहाँ से N1 क्या हो जाएगा, N1 जो बेसिकली जिसको यहाँ पे दिया रहता है, जैसे 1 जूल 2 जूल या कुछ भी दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है वो होता है N1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, CGS जो है सेकेंड अर्ग जो होता है CGS का पद्धति का मात्रक होता है कार्य का। तो अब इसमें जाना है तो U2 हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे M1 L1 T1, इसको मान लेंगे M2 L2 T2। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 -2। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे N2 हमको क्या करना है, N2 हमको फाइंड करना है। तो ये मैंने फार्मूला क्या बताया था, मैंने फार्मूला बताया कि N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपान U2। ठीक है, वैल्यू इसमें पुट करते हैं। N2 इक्वल टू N1 क्या है 1 इंटू U1 क्या है, U1 बेसिकली क्या है M1 L1 T1। तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं कि M1 अपान M2 लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर L1 अपान L2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा T1 अपान T2, और यहाँ पे क्या है -2 है ना। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि M1 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए M1 यानी कि जिसमें से हमको जिसमें जाना है, यानी कि जूल से हमको अर्ग में जाना है, यानी कि CGS में जाना है। MKS से CGS में जाना है तो CGS को नीचे रखेंगे और MKS को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका MKS पद्धति में क्या होता है kg होता है, और CGS में जो होता है वो क्या होता है ग्राम होता है gm। ठीक है, तो इसको ऐसे रख देंगे। फिर MKS में क्या होता है मीटर होता है, अपान इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर CGS में, और यहाँ से टाइम तो क्या होता है सेकेंड ही होता है, अपान सेकेंड ही रहेगा, और इसके बाद -2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए एक kg बराबर क्या हो जाता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम अपान ग्राम। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर के घाते 2, और यहाँ से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 1 की पावर -2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए gm से gm, cm से cm, तो यहाँ सबका वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ है ना N2। तो यहाँ से N2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 10⁻7, और ये होता है अर्ग। तो हमारा जो है N2 की वैल्यू आया 10⁻7 अर्ग, यानी कि 1 जूल का जो हमारा CGS पद्धति में वैल्यू होता है वो होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो ये था आपका टोटली प्रोसेस। ठीक है, फार्मूला है N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपान U2। ठीक है, तो ये है आपका टोटली थर्ड स्टेप का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि इन तीनों टॉपिक से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आगे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय।